हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द सोशियो वाला प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करेंगे कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की। और इसमें हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे और उद्देश्य देखेंगे कि ऐसी कौन सी पृष्ठभूमि रही जिसमें रहकर कार्ल मार्क्स ने अपने इस वर्ग संघर्ष सिद्धांत को दिया। ऐसी कौन कौन सी दशाएं थीं जिन दशाओं ने कार्ल मार्क्स को वर्ग संघर्ष सिद्धांत देने के लिए प्रेरित किया, और वर्ग संघर्ष सिद्धांत देने के पीछे कार्ल मार्क्स का क्या उद्देश्य है, इसको जानेंगे। वर्ग संघर्ष की क्या मान्यताएं हैं, उसको जानेंगे। वर्ग और वर्ग संघर्ष के अर्थ के बारे में जानेंगे, और वर्ग संघर्ष के पीछे क्या कारण रहे हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। और यदि वर्ग संघर्ष समाज के लिए हानिकारक है तो इसकी समाप्ति कैसे संभव है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम इस सिद्धांत से जुड़ी कुछ आलोचनाएं देखेंगे, और लास्ट में इसका हम मूल्यांकन और निष्कर्ष देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि और उद्देश्य, अर्थात ऐसी कौन कौन सी दशाएं रही हैं यूरोप में जिसने कार्ल मार्क्स को वर्ग संघर्ष के बारे में सिद्धांत देने के लिए प्रेरित किया। मार्क्सकालीन यूरोपीय समाज था, वो सामाजिक परिवर्तन और विकास से गुजर रहा था, जिसकी व्याख्या मार्क्स से पहले के विचारक कर रहे थे। उन्हीं में से एक थे हीगल। हीगल आदर्शवादी विचारक थे, जो विचारों में परिवर्तन के आधार पर समाज में परिवर्तन की बात कह रहे थे, जिसका खंडन मार्क्स ने अपने भौतिकवादी विश्लेषण के सिद्धांत में किया, और द्वंद्ववादी नियमों के माध्यम से इस परिवर्तन और विकास को समझाने का प्रयास किया। मार्क्स ने अपने विश्लेषण में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद के पूरक सिद्धांत के रूप में देखा, और वर्ग संघर्ष को समाज की उत्पादन प्रणाली में निहित अंतर्विरोध की अभिव्यक्ति के रूप में दर्शाया। अब देखेंगे कि वर्ग संघर्ष के बारे में मार्क्स का ये सिद्धांत क्या कहता है, अर्थात वर्ग संघर्ष की क्या मान्यताएं हैं। तो मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष सिद्धांत है वो निम्न मान्यताओं पर आधारित है। पहली मान्यता है कि जगत के विकास का मूल कारण भौतिक तत्वों में निहित द्वंद्व है, जिसको सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में उत्पादन प्रणाली में निहित अंतर्विरोध के रूप में समझा जा सकता है। दूसरी मान्यता है कि उत्पादन प्रणाली में निहित अंतर्विरोध की अभिव्यक्ति परस्पर विरोधी उत्पादन संबंधों अर्थात वर्ग संघर्ष के रूप में होती है। तीसरी मान्यता है कि अब तक का जो मानव समाज का इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, अर्थात मानव समाज के उद्विकास क्रम में ऐसी कोई अवस्था नहीं रही है जिसमें वर्ग संघर्ष मौजूद ना हो। दास समाज हो, सामंती समाज हो, पूंजीवादी समाज हो, वर्ग संघर्ष किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। चौथी मान्यता है कि साम्यवादी क्रांति अर्थात सर्वहारा क्रांति साम्यवाद की स्थापना करेगी और उत्पादन प्रणाली में निहित इस अंतर्विरोध को समाप्त कर दिया जाएगा। मार्क्स के अनुसार मानव समाज विभिन्न अंगों से जुड़ी एक समग्रता है। जो मानव समाज है इसके कई सारे अंग हैं, और इन अंगों में जो आर्थिक व्यवस्था है वो सबसे प्रमुख है, और इसी पर समाज के अन्य पक्ष जैसे राजनीतिक, शैक्षिक, वैचारिक, नातेदारी व्यवस्था आदि आधारित होते हैं। अपने विचारों को द्वंद्ववाद दर्शन पर आधारित करते हुए मार्क्स कहते हैं कि समाज की इस उत्पादन प्रणाली में निहित अंतर्विरोध उत्पादन संबंधों में वर्ग संघर्ष के रूप में अभिव्यक्त होते हैं।
और विभिन्न युगों में सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में क्रियाशील होते हैं। यही वर्ग संघर्ष ही है जो अलग अलग युगों में सामाजिक परिवर्तन के रूप में कारक रहा है। अब वर्ग और वर्ग संघर्ष का अर्थ देखते हैं क्या है। वर्ग और वर्ग संघर्ष का अर्थ, मार्क्स कहता है कि कोई भी समाज हो उसमें उत्पादन प्रणाली के साधनों के साथ समान संबंध रखने वाले व्यक्तियों का समूह ही वर्ग कहलाता है। अर्थात जो व्यक्ति उत्पादन के साधनों के साथ समान संबंध रखते हैं उन व्यक्तियों के समूह को ही वर्ग कहते हैं। और उत्पादन के साधनों के साथ स्वामित्व का संबंध होता है और वंचितता का संबंध होता है। और इन्हीं संबंधों के आधार पर अब तक का जो मानव समाज रहा है दो परस्पर विरोधी हितों वाले वर्ग में बटा रहा है। और एक तरफ है हैव्स, दूसरी तरफ है हैव नॉट्स। हैव्स जो उत्पादन के साधनों के साथ स्वामित्व का संबंध रखते हैं और हैव नॉट्स जो उत्पादन के साधनों के साथ वंचितता का संबंध रखते हैं। और ये दोनों ही आपस में विरोधी हित वाले हैं, एक का लाभ दूसरे की हानि है। और इन्हीं परस्पर विरोधी हित के कारण स्वामी वर्ग द्वारा सदैव वंचित वर्ग का शोषण किया जाता रहा है। और इस शोषण को लेकर दोनों में वर्ग संघर्ष होते रहे हैं। संघर्ष की यह प्रक्रिया प्राचीन उत्पादन प्रणाली जैसे दास युग में दास और मालिक के बीच वर्ग संघर्ष था। सामंतवादी उत्पादन प्रणाली में सामंत और दूसरी तरफ अर्ध किसान के बीच संघर्ष था। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में पूंजीपति और श्रमिकों के बीच वर्ग संघर्ष था। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि अब तक का जो मानव समाज का इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इसको इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अर्थात वर्ग संघर्ष प्राचीन उत्पादन प्रणाली में दास मालिक के बीच, सामंती उत्पादन प्रणाली में सामंत और अर्ध किसान के बीच, और पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में पूंजीपति और श्रमिकों के बीच। अर्थात जितनी भी उत्पादन प्रणाली इतिहास में रही हैं उनमें किसी न किसी रूप में वर्ग संघर्ष विद्यमान रहा है। और इस वर्ग संघर्ष का कारण इसको जान लेते हैं। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के लिए संपत्ति, संबंध और उसमें शोषण को उत्तरदायी ठहराया है और कहा है कि इतिहास की पूर्व अवस्था जैसे आदिम साम्यवाद की अवस्था में उत्पादन की जो शक्तियाँ होती थीं वो सरल और अविकसित थीं। जीवन निर्वाह उत्पादन होता था, निजी संपत्ति का अभाव था, जिससे ना वर्ग था, ना शोषण था और ना वर्ग संघर्ष था। लेकिन जैसे जैसे इन उत्पादन की शक्तियों में विकास होता गया, जीवन निर्वाह से अधिक उत्पादन संभव हुआ, अर्थात सरप्लस प्रोडक्शन होता गया और निजी संपत्ति की अवधारणा सामने आई, जिससे समाज परस्पर विरोधी हितों वाले दो समूहों में बंट गया, एक तरफ दास वर्ग और दूसरी तरफ मालिक वर्ग। और वर्ग शोषण और वर्ग संघर्ष का इतिहास प्रारंभ हो गया। पुनः जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के साथ समाज सामंत युग के रूप में विकसित हुआ, फिर भी सामंत और किसान के बीच वर्ग शोषण और वर्ग संघर्ष बना रहा। फिर समय चेंज हुआ, फिर एक नया युग आया जिसमें निजी संपत्ति का अधिक अस्तित्व विद्यमान रहा। मार्क्स का कहना है कि निजी संपत्ति के अधिकार के कारण ही पूंजीवादी युग में समाज परस्पर विरोधी हितों वाले दो वर्गों में बटा हुआ है। पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधन जैसे कच्चा माल, कारखाना इत्यादि का ये स्वामी वर्ग होता है और श्रमिक वर्ग उत्पादन के साधनों से एक वंचित वर्ग है। चूंकि जो पूंजीपति का लाभ श्रमिकों के अतिरिक्त मूल्य के शोषण पर ही निर्भर है,
जितना ज़्यादा वो श्रमिक वर्ग का शोषण करेगा, उतना ही ज़्यादा पूंजीपति वर्ग लाभ कमाएगा। इसलिए पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है और इस शोषण को लेकर दोनों में संघर्ष होता है। अब मार्क्स आगे कहते हैं कि इस वर्ग संघर्ष की समाप्ति कैसे होगी। तो वर्ग संघर्ष की समाप्ति के बारे में मार्क्स कहते हैं कि जो इतिहास के विकास क्रम रहा है उसमें पूंजीवादी व्यवस्था भी स्थायी नहीं है, क्योंकि द्वंद्व और अंतर्विरोध के कारण इस व्यवस्था में भी परिवर्तन संभव है, इसमें भी चेंज आएगा। मार्क्स का मानना है कि यहाँ बुर्जुआ वर्ग सशक्त साधनों को सृजित कर वृहद स्तर पर उत्पादन करते हैं। जो पूंजीवाद व्यवस्था है, यहाँ बुर्जुआ वर्ग है, बुर्जुआ वर्ग अर्थात पूंजीपति वर्ग जो साधनों को सृजित कर बड़े स्तर पर उत्पादन करते हैं, जिससे उनके जो अर्थ और संपत्ति है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होती है। परंतु इस वृद्धि के असमान वितरण के कारण पूंजी का संकेंद्रण कुछ ही लोगों में रह जाता है, अर्थात जो पूंजी है वो अधिक से अधिक पूंजी बुर्जुआ वर्ग के पास रह जाती है और बहुत कम पूंजी एक बड़े वर्ग जिसे श्रमिक वर्ग कहते हैं उसके पास है। और इस असमान वितरण के कारण जो छोटे पूंजीपति वर्ग हैं वो भी श्रमिक वर्ग में शामिल हो जाते हैं और श्रमिक वर्ग का आकार बढ़ जाता है, अर्थात सर्वहाराकरण हो जाता है, जहाँ मुट्ठी भर पूंजीपति वर्ग होता है और दूसरी ओर बड़ी संख्या में सर्वहारा वर्ग होता है, अर्थात जो पूंजीवादी समाज है उसमें वर्ग ध्रुवीकरण हो जाता है। और पूंजीवादी व्यवस्था में जो पैटी बुर्जुआ वर्ग है, पैटी बुर्जुआ वर्ग ये जो छोटे पूंजीपति वर्ग हैं, श्रमिक वर्ग में शामिल होना, विशालकाय कारखानों में जो लाखों श्रमिक एक साथ मिलकर काम करते हैं और यातायात संचार साधनों का विकास होता है, इन सभी स्थितियों से श्रमिक वर्ग को अपने शोषण के बारे में वर्ग चेतना के रूप में जानकारी होती है, अर्थात जो श्रमिक वर्ग है उसमें वर्ग चेतना का विकास संभव होगा, वो भी अपने शोषण के बारे में जान जाएंगे, जिससे श्रमिक वर्ग एक वर्ग के रूप में संगठित होकर पूंजीपतियों के विरुद्ध सर्वहारा क्रांति करेगा और उत्पादन के सभी साधनों पर अधिकार कर लेगा। इसके बाद जो मानव समाज अपने उद्विकास क्रम में सर्वहारा के अधिनायकत्व के एक संक्रमणकालीन अवस्था से गुजरते हुए एक नए युग में प्रवेश करेगा, जिसे मार्क्स ने साम्यवाद की संज्ञा दी है। चूंकि इस अवस्था में उत्पादन संबंधों में द्वंद्व अंतर्विरोध नहीं होगा, क्योंकि निजी संपत्ति का उन्मूलन हो जाएगा और उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व हो जाएगा। फलतः यहाँ न कोई वर्ग होगा, न वर्ग शोषण होगा और न ही वर्ग संघर्ष होगा। मार्क्स के अनुसार यही अवस्था मानव समाज की आदर्श अवस्था है और इतिहास की अंतिम अवस्था होगी। और मार्क्स के जो वर्ग संघर्ष का ये सिद्धांत है, इसके बारे में अन्य जो विचारक रहे हैं उनकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, तो उन आलोचनाओं को देख लेते हैं। पहली आलोचना कि मार्क्स ने अपने समाज के इतिहास के विश्लेषण में संघर्ष और तनाव को केंद्र में रखकर सामाजिक विकास और प्रगति में सहयोग और सामंजस्य की भूमिका की उपेक्षा की है, अर्थात मार्क्स ये भूल गए हैं अपने विश्लेषण में कि समाज में सहयोग और सामंजस्य भी पाया जाता है और मानव समाज की प्रगति में वर्ग सहयोग अधिक अनिवार्य और आवश्यक होता है। तो ये जो आलोचना की है ये टार्डे की आलोचना है कि मार्क्स ने अपने विश्लेषण में सहयोग और सामंजस्य की भूमिका की उपेक्षा की है। दूसरी आलोचना है मार्क्स ने मानव समाज या सामाजिक परिवर्तन की जो व्याख्या है वो आर्थिक आधार पर की है, अर्थात जो वर्ग संघर्ष है उसको आर्थिक आधार पर परिभाषित किया है
और संघर्ष के जो अन्य स्वरूप रहे हैं, जैसे जाति संघर्ष भी रहा है, प्रजाति संघर्ष भी रहा है, निर्जातीय आधार पर भी संघर्ष होते रहे हैं, धार्मिक आधार पर भी संघर्ष होते रहे हैं, उन संघर्षों की उपेक्षा की है, अर्थात संघर्ष के अन्य आधारों की उन्होंने उपेक्षा की है। तीसरी आलोचना है, और यह आलोचना मैक्स वेबर ने की है। उनका कहना है कि मार्क्स ने वर्ग को उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और वंचितता के आधार पर देखा है, और ऐसा करके उन्होंने वर्ग के क्षेत्र को सीमित कर दिया है। इसलिए वेबर ने वर्ग को बाजार की निश्चित दशाओं में समान जीवन अवसर रखने वाले समूहों के रूप में परिभाषित कर वर्ग के क्षेत्र को व्यापक और समकालीन संदर्भ में प्रदान करने का प्रयास किया है। जहां एक तरफ मार्क्स वर्ग को उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और वंचितता के आधार पर देखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो वेबर हैं वो वर्ग को समान जीवन अवसर रखने वाले समूहों के रूप में देखते हैं। तो तीसरी आलोचना वर्ग को लेकर है, वर्ग की परिभाषा को लेकर है। चौथी आलोचना, मार्क्स ने मानव समाज के इतिहास में दो वर्गों के अस्तित्व पर ज़्यादा बल दिया है और अन्य वर्ग की उपेक्षा की है, जबकि विचारक कहते हैं कि समाज का सबसे बड़ा भाग मिडिल क्लास रहा है और सामाजिक विकास में मिडिल क्लास की भूमिका निर्णायक रही है। चाहे वह मध्यकालीन यूरोप का मध्यम वर्ग हो या आधुनिक पूंजीवादी समाज का मध्यम वर्ग हो, दोनों ही सामाजिक परिवर्तन एवं विकास में जो मध्यम वर्ग है वो अग्रणी रहा है। तो इस प्रकार से चौथी आलोचना है वो मध्यम वर्ग की भूमिका को लेकर है, जिसे मार्क्स ने अपने विश्लेषण में शामिल नहीं किया है। पांचवी आलोचना है कि मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद जैसे जैसे विकास होता जाएगा, जैसे जैसे विकसित होता जाएगा, वर्ग शोषण बढ़ता जाएगा, श्रमिकों की स्थिति और दयनीय होती जाएगी, पूंजी का केंद्रीकरण होता जाएगा, फलतः समाज जो है सर्वहाराकरण संभव होगा और जो मानव समाज है वो पोलराइज्ड हो जाएगा और श्रमिक वर्ग में वर्ग चेतना के विकास के साथ ही सर्वहारा क्रांति होगी, जिससे पूंजीवादी समाज समाप्त हो जाएगा। परंतु मार्क्स की ये जो भविष्यवाणी है वो व्यवहार में सही साबित नहीं हुई है, क्योंकि पूंजीवाद के विकास के साथ साथ श्रमिकों की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है और बुर्जुआकरण की प्रक्रिया ने वर्ग ध्रुवीकरण और क्रांति की संभावना को नकार दिया है। जैसा कि आज पूंजीवाद का विकास जैसे जैसे होता जा रहा है, वैसे वैसे जो श्रमिकों की स्थिति है उसमें भी धीरे धीरे सुधार होता जा रहा है। चाहे वो काम के घंटे निर्धारित करने, काम के घंटों की संख्या कम करने के संदर्भ में हो, उनके लिए चलाई जा रही वेलफेयर योजनाओं के संदर्भ में हो और उन्हें कंपनी के शेयर में हिस्सेदारी देने के संदर्भ में हो। तो इस प्रकार से जो पांचवी आलोचना है वो पूंजीवाद के विकास के साथ साथ श्रमिकों की स्थिति को लेकर है। जहां मार्क्स पूंजीवाद के विकास के साथ साथ श्रमिकों की स्थिति को और निम्नतर आंकते हैं, वहीं वेबर पूंजीवाद के विकास के साथ साथ श्रमिकों की स्थिति को और बेहतर मानते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ आलोचनाएं हैं जो मार्क्स के द्वारा दिए गए वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में की जाती रही हैं। अब इन आलोचनाओं के बावजूद मार्क्स का ये विचार समाजशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बना हुआ है। ये सही है कि मार्क्स का ये सिद्धांत मानव समाज और इसमें होने वाले परिवर्तन के विश्लेषण में शोषण, तनाव, संघर्ष को केंद्रीय महत्व प्रदान करके सहयोग और सामंजस्य की उपेक्षा करता है, परंतु दूसरी तरफ ये शोषण और तनाव मानव समाज का प्रमुख पक्ष रहा है और यह सिद्धांत उन पक्षों के सूक्ष्म विश्लेषण हेतु एक आइडियोलॉजिकल टूल प्रदान करता है और सामाजिक व्यवस्था के जो नकारात्मक पक्ष हैं उनको दूर करके एक समतामूलक समाज की दिशा में
सामाजिक परिवर्तन के लिए एक अभिप्रेरक के रूप में कार्य करता है। और हम ये भी देखते हैं कि मार्क्स पर लगाया गया ये जो आरोप है कि मार्क्स ने मानव समाज में विद्यमान शोषण, तनाव, संघर्ष को केवल आर्थिक संदर्भ में दर्शाया है। संघर्ष के जो अन्य रूप रहे हैं उनकी उपेक्षा की है। परंतु यह भी सच है कि मानव समाज की आर्थिक प्रणाली में शोषण एवं तनाव कम या ज़्यादा रूप में ऐतिहासिक रूप में भी विद्यमान रहा है। और इस तथ्य के विश्लेषण में मार्क्स का यह सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यही कारण है कि हम आज भी मार्क्स के ये सिद्धांत को काफ़ी महत्व दे रहे हैं और पढ़ रहे हैं। जितना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए विचारक के साथ।